Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic group theory for BS MSc classes. MSc में ग्रुप थ्योरी और स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक है, फोर्थ वाली MSc फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ पर है और वहाँ पर सीखेंगे। ये क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है। जो टॉपिक आज हम सीखेंगे वो क्लास 11th और BSc फर्स्ट ईयर में भी मिल जाता है आपको, लेकिन है मेनली हमारा कहाँ तक का ग्रुप थ्योरी का पोर्शन है जो MSc में मेनली कवर होता है। तो उसी टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि आज की क्लास के बाद आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सिमेट्री एलिमेंट्स और जो भी टॉपिक इसके अंदर आएंगे आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ में आएंगे आप कॉल कर सकते हैं, वैसे मेरी गारंटी कि आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो सिमेट्री एलिमेंट बशर्ते आप ढंग से ध्यान से देखें तो फिलहाल सिमेट्री क्या होता है कि सिमेट्री किसी भी बॉडी में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ज्योमेट्री में किसी भी तरीके की सिमेट्रीज प्रेजेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं इसे बीचों बीच से कट कर दूं तो ये दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा। दैट मीन्स इस बोर्ड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस बॉडी को भी अगर मैं बीचों बीच से कट कर दूं तो दो इक्वल पार्ट में कट जाएगी। दैट मीन्स इस बॉडी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब ये मत कहना प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूँ। तो फिलहाल सिमेट्री एलिमेंट्स में किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कभी किसी भी टाइप की सिमेट्रीज पाई जाती हैं और उन सिमेट्रीज को डिफाइन करने के लिए ये टॉपिक आता है सिमेट्री एलिमेंट। तो किसी भी बॉडी, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी ज्योमेट्री में ये 5 टाइप की सिमेट्रीज प्रेजेंट हो सकती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री। फोर्थ वन इज आइडेंटिटी सिमेट्री। ये क्या होता है एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, आओ सीखें। फर्स्ट वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस क्या है और इसको हम बहुत सिंपल मॉडल से बना के सीखने की कोशिश करेंगे। तो मॉडल के लिए हमने क्या किया है, कुछ टूथपिक ले रखी हैं और एक एक छोटे छोटे से आलू ले रखे हैं। आपके पास ऐसे गोल वाले आलू ना हो तो आप घर पे घर वाले मॉडल को बनाने के लिए छोटे छोटे पीसेस कर लें आलू के और उससे बना सकते हैं, क्योंकि ईजिली ये मार्केट में जब जाओगे तो आप ये मॉडल कम से कम 5,000-3,000-4,000-5,000 रुपये के मिलते हैं, अच्छे खासे मॉडल। तो हम घर पे सिंपल वे में हर कोई सीख सकता है, कोई बहुत पैसा खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और इजीली हमें समझ में आ जाएगा। आओ सीखें। तो फर्स्ट वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन ये है कि किसी मॉलिक्यूल से अगर हम कोई इमेजिनरी लाइन पास करें और उस एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करें और मिनिमम एंगल रोटेट करने पर वो मॉलिक्यूल वैसा ही दिखने लग जाए, वैसा ही मतलब जैसे वो था, तो इसका मतलब उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस बात को कैसे समझेंगे, तो फिलहाल मैं आपको जूम करके सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझाने वाला हूँ, तो मैं अभी फिलहाल ये मिटा देता हूँ। आओ सीखें। तो फर्स्ट वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम कैसे डिनोट कर लेते हैं, CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री से डिनोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल बना रहे हैं यहाँ पर H2O, जो कि बैंड शेप ज्योमेट्री रखता है, सबको पता है, AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल पर एक इमेजिनरी लाइन डाल रहा हूँ यहाँ से और इसके अबाउट में मॉलिक्यूल को रोटेट करूं और रोटेट करने पर वो मॉलिक्यूल, मुझे ये मान रहा हूं मैं आपके लिए H1 और इसको H2 नाम दे रहा हूं, तो 180 डिग्री घुमाऊंगा तो 180 डिग्री घूमने के बाद आपको ये ऐसा ही दिखाई देगा जैसा ये अभी भी दिख रहा है। इसके अबाउट अगर मैं 180 डिग्री घुमा देता है इसको तो ये मुझे ऐसा दिखता है, H1 की जगह H2 और H2 की जगह H1। नहीं समझ में आ रहा तो हम इसे मॉडल से समझने की कोशिश करेंगे। आओ सीखें। होप आपको मॉडल क्लियरली दिख जाएगा। ये बेसिकली आपके पास ये मेरा जो ये गोला है वो O है, ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पर H लगा है और यहाँ पर भी H है। तो ये आपका H2O का मॉडल है, H2O है। इस H2O के स्ट्रक्चर में मैंने एक इमेजिनरी लाइन पास करी, यहाँ से इनफाइनाइट लाइन पास करी और एक लाइन पास करी। ये जो मैंने पकड़ा हुआ है वो कुछ नहीं है, वो आपके पास एक इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस है। और इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करता रहूँ, आप उधर से देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, तो आपके लिए क्लॉक ऐसे चलती है, मैं इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी। तो क्लॉकवाइज ये H1 ये H2 है और ये घुमाता रहूँगा तो ये 90 डिग्री पे पहुँच गया, घूमते घूमते 180 पे आ गया। इस पे ध्यान दो, बाकी मॉडल बाकी फिर क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो ये एक इमेजिनरी लाइन के अबाउट जो मैंने हाथ से पकड़ी हुई है वो एक इमेजिनरी लाइन है। उस लाइन के अबाउट में से 3D में मॉलिक्यूल को क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ और करते करते अगर मैं 180 पे पहुँच जाऊँ तो ये मॉलिक्यूल मुझे वैसा ही दिखाई देगा। मैं इवन आपकी आंख बंद करा करके फिर इसे घुमाऊँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसको घुमाया है, तो आपको वैसा ही दिखने लगे। वही नहीं दिख रहा, वही कब दिखाई देगा, ये H1 है और मैं इसे 360 घुमाऊँ, ये कितना हो गया आपका 180,
और फिर 360 घुमाऊँ तो फिर ये अपनी जगह पे पहुंच गया। तो 360 आपके लिए क्लॉक ऐसे चलती है, आप उधर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्लॉक ऐसे चलेगी, तो ये 360 पे घूम के वही मिलेगा। तो हर किसी बॉडी को आप 360 पे रोटेट करोगे तो वो मॉलिक्यूल एज इट इज़ वैसा ही बन जाएगा, वही मिल जाएगा। तो इसका मतलब उसमें क्या सिमेट्री प्रेजेंट है, जो 5वीं पढ़ाई थी, आइडेंटिटी सिमेट्री प्रेजेंट है। तो फिलहाल हम क्या होता है, वही स्ट्रक्चर नहीं चाहिए हमको, वैसा ही स्ट्रक्चर चाहिए। तो H2O को मिनिमम एंगल कौन सा हो सकता है, सिर्फ 180 एंगल हो सकता है जिस पर वो आपको वैसे का वैसा ही दिखने लग जाए। वही नहीं, वही तो 360 पे मिलेगा, वैसा ही स्ट्रक्चर कहाँ पे दिखाई देगा, 180 डिग्री पे। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करूं, और वो इमेजिनरी लाइन आप कहीं से भी इमेजिन कर सकते हैं, तो अगर 180 डिग्री घुमाने पर वैसे ही मिल जाए, तो यहाँ पर जो n है वो ऑर्डर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो कि n की वैल्यू निकाली जाती है 360 डिवाइडेड बाय मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन। मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन, कितने मिनिमम एंगल पर आपको घुमा करके वो मिला है, तो वो मिनिमम एंगल कौन सा है इस केस के लिए, 360 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री का एंगल है, और 18 2 जा 36, तो 2 आएगा। दैट मीन्स इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अभी समझ लो ढंग से, एक एक बात पॉइंट समझो, बाकी तो मैं ट्रिक से भी पढ़ा दूंगा बाद में। फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि H1 H2 की जगह और बोर्ड के नीचे से घूम करके इसके अबाउट अगर मैं इसे रोटेट करूं या ऐसे रोटेट करूं, तो ये कैसे बन जाएगा, उसी जगह पे वापस लौट के आ जाएगा। दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में कौन सी सिमेट्री है, C2 सिमेट्री है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं BF3 का, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिया, ये बिल्कुल इसको यहाँ पे से ऐसे समझ लेते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है मुझे सीधे Y के जैसा, ये आपका BF3 का मॉलिक्यूल है, क्लियरली दिख रहा होगा, ये BF3 का मॉलिक्यूल है। इस BF3 के मॉलिक्यूल में आप कहीं से कोई इमेजिनरी लाइन डालो और मिनिमम एंगल पर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करो, और मिनिमम एंगल पे घूमने पर अगर ये वैसा ही स्ट्रक्चर लौट के आ जाए जैसा है, तो दैट मीन्स इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मैंने इस पर एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से पास कर ली, जो मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये एक्सिस जो ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ऐसे है, ये आगे तक है, तो ये एक्सिस हो गई। इस एक्सिस के अबाउट इसमें मॉलिक्यूल को मैं क्लॉकवाइज आपके लिए, क्योंकि ये 120 डिग्री का एंगल है, 120 तो इस एक्सिस के अबाउट जब मैं मॉलिक्यूल को आपकी नज़रों में क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो 120 घूमने के बाद F1 F2 की जगह, F2 F3 की जगह, और F3 F1 की जगह पहुँच जाएगा। तो 160 डिग्री घुमाऊंगा तो ये यहाँ तक पहुँचेगा, 120 पे यहाँ आ जाएगा, 60 पे देखो सीधा Y उल्टा Y हो जाता है। अभी आपको सीधा Y दिख रहा होगा, अब कैसा हो जाएगा, उल्टा Y हो जाएगा। तो बेसिकली अभी फिलहाल हमें 120 घुमाना है, वो कॉन्फर्मेशन के बारे में बात नहीं कर रहा मैं ज़्यादा। तो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ, तो C3 घुमाने पर, मतलब 120 घुमाने पर ये मॉलिक्यूल मुझे वैसा ही दिख रहा है, F1 F2 की जगह, F2 F3 की जगह, F3 F1 की जगह पे आ जाएगा। तो दैट मीन्स इसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, 360 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री एंगल पर मिनिमम एंगल घुमाने पर मिल रहा है, तो इसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, 360 डिवाइडेड बाय आप 120 करोगे तो 12 3 जा 36, 3, दैट मीन्स C3 सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। एक तो इस मॉलिक्यूल में C3 सिमेट्री है, BF3 मॉलिक्यूल जो है आपका, इसमें C3 सिमेट्री है, और इस C3 सिमेट्री के बाद इसमें और भी सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं इसको B, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे समझाने के लिए ये F1 पढ़ लेता हूँ, ये F1 है, और ये आपका F2 है, और ये आपका F3 है। ये एग्जैक्टली BF3 का मॉडल बन गया आपका, दिखाई दे रहा होगा, ये B है जहाँ मेरा हाथ है। तो F1 जब 120 घुमाऊंगा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज में आपके लिए एंटी क्लॉक ऐसे चलेगा, क्लॉक आपके नज़रों में ऐसे चलेगा, क्योंकि मेरे लिए उल्टा हो जाएगा। तो जब ये क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इसको, तो ये ऐसे ऐसे, तो ये Y जैसा ही दिख रहा है, मतलब F1 F2 की जगह, F2 F3 की जगह, F3 F1 की जगह आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको B और F1 से घुमा दूँ, रोटेट करूँ, तो ये बहुत हैवी मॉडल हो गया, B और F1 से रोटेट करूँ 180 डिग्री पे, क्योंकि ये तो एक इमेजिनरी लाइन मैं यहाँ से पास करवा रहा हूँ, ये यहाँ से पास जा रही है, जो B और F1 को काट के जा रही है, और इसके अबाउट अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूँ 180 डिग्री, तो 180 रोटेट करने के बाद भी ये वैसे का वैसे ही बन जाएगा। अगर मैं B और F2 से अगर यहाँ से C2 पास कर दूँ 120 डिग्री एंगल, सॉरी यहाँ B और ये B F1 है, ये B F2 है, BF2 के अबाउट अगर मैं इसे घुमा दूँ, रोटेट कर दूँ, तो ये फिर से 180 पहुँच जाए, 180 पे वैसा ही दिखाई देगा। B और F3 से रोटेट करूँ तो ये 180 घूमने के बाद फिर से वैसे का वैसा ही दिखाई देगा जैसा दिख रहा था।
तो आपके पास इसमें C3 तो प्रेजेंट है ही है। ये बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको मॉडल में अब सिर्फ एक ही से शो कर लूँगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से BF1 से आपके पास यहाँ से एक C2 है, क्योंकि 180 मतलब 180 डिग्री घुमाने पर यहाँ से 180 डिग्री घुमाऊंगा तो F2 इसकी जगह और इसकी जगह मतलब BF1 है तो F2 F3 की जगह, F3 बोर्ड के पीछे से F1 की जगह F2 की जगह पे पहुँच जाएगा, F2 F3 F3 F2 की जगह, तो 180 घूमेगा तो ऐसे बन जाएगा। अभी मैंने मॉडल से भी दिखा दिया। तो एक C2 यहाँ से है 180, एक C2 यहाँ से और एक C2 यहाँ से, तो इसमें 3 C2s प्रेजेंट हैं। अब मैं आपको बता दूं, सिंपल से ट्रिक से बता दूं, जितनी टांगें निकली होती है, जैसे H2O के मॉलिक्यूल में 2 टांगें निकली हैं और 2 टांगें दोनों सेम हो और मॉलिक्यूल शुड भी प्लेनर, मॉलिक्यूल अगर प्लेनर है और 2 टांगें निकली हो तो आई प्रॉमिस यू कि उसमें C2 सिमेट्री होगी। जैसे BF3 के मॉलिक्यूल की बात करूं तो BF3 मॉलिक्यूल में यहाँ से C3 सिमेट्री है, क्योंकि इसके अबाउट में 120 घुमाऊंगा तो ये यहाँ घूम जाएगा, तो यहाँ से C3 सिमेट्री प्रेजेंट है। C3 मतलब 360 डिवाइडेड बाय 120 घूमने पे वैसे ही मिल रहा है, तो इसमें C3 सिमेट्री प्रेजेंट है। सिंपल बोलूँ तो इसमें 3 टांगे हैं और तीनों टांगे सेम है, तो C3 है। अगर मैं F की जगह Cl लगा देता तो 120 घूमने पे F यहाँ, ये वाला F Cl की जगह और Cl F की जगह, तो फिर वैसा ही नहीं दिखाई देता, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलता, उसमें C3 नहीं होती। पर अभी जो ये मॉलिक्यूल है उसमें एक C3 सिमेट्री है और B और F1 से क्या है C2, यहाँ से C2 और यहाँ से C2। तो एक बात मैं आपको ट्रिक बता दूं कि अगर मॉलिक्यूल में CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उस मॉलिक्यूल में या तो C2 होगी ही नहीं, और अगर मॉलिक्यूल में C2 हुई तो सीधे NC2 होगी। जैसे इसमें C3 है तो C2 या तो होगी ही नहीं, और यहाँ से एक C2 दिख गई थी तो एक C2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो सीधे कितनी C2 होगी, NC2 होगी, 3 C2 होगी। तो C3 और C2 आई होप कि आपको BF3 मॉलिक्यूल में दिखाई दे गई होगी। अभी हम और आगे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके पास एग्जाम्पल PTCl4। PTCl4 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। इस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फिर हम बना के दिखा देते हैं आपके सामने। मॉडल से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में बन रहा है तो इसलिए क्लियरली दिखाई नहीं दे पाता, बाकी आप इसे बोर्ड से भी समझ जाएंगे। ये PTCl4 है, ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर से मैंने ये 4 टांगें निकली हुई है। ये जो मेरा बीच में गोला है वो क्या है, हमारा PT है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl है। तो मैंने इससे एक इमेजनरी लाइन डाली यहाँ से पूरी। इस लाइन के अबाउट अगर मैं इसे 90 डिग्री घुमा दूंगा तो फिर से मुझे PTCl4 ही दिखाई देगा। तो मिनिमम एंगल इनके बीच के 90 90 90 और 90 है, और 90 डिग्री पर आपकी नज़रों में क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो फिर से वैसे दिखाई देगा। फिर 180 घुमाऊंगा तो भी वैसे ही दिखाई देगा। 180 पे भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है। किसी मॉलिक्यूल पर कोई इमेजिनरी लाइन पास करने के बाद उस एक्सिस, उस लाइन के अबाउट मॉलिक्यूल को मिनिमम एंगल रोटेट करने पर जो आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस PTCl4 में यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास करने पर इसे रोटेट कर रहे हैं मिनिमम 90 डिग्री एंगल पर, तो ये स्ट्रक्चर हमको वैसा ही दिखाई दे रहा है। 90 पे भी इक्विवेलेंट मिल रहा है और 190 ये ऐसा है, 90 पे ये है, 180 घुमाऊंगा तो ये आपका फिर से 180 पे भी मुझे वैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से C4 भी है, 4 टांगे हैं तो C4 है, और साथ ही साथ C2s भी होंगी, लेकिन यहाँ पर से यहाँ पे से C2 भी है। अगर मैं यहाँ से इसके अबाउट घुमाऊँ तो 180 घूमने पे Cl यहाँ, ये वाला यहाँ, Cl यहाँ और ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। तो 180 वाली मतलब C2 सिमेट्री भी है, 360 डिवाइडेड बाय 180 मतलब C2 सिमेट्री भी है। बट इसमें मिनिमम कौन से एंगल पे मिल जा रही है हमको, 90 डिग्री के एंगल पर हमको वैसा ही स्ट्रक्चर दिख जा रहा है। दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में क्या सिमेट्री है, C4 सिमेट्री प्रेजेंट है। एक C4 तो आपको दिख ही गई। यहाँ से कौन सी सिमेट्री है, C4 है। C2 को नहीं प्रेफर करेंगे, C4 को प्रेफर करेंगे क्योंकि मिनिमम एंगल 90 पे मिल रही है। तो एक तो इस मॉलिक्यूल में C4 है। सिंपल सा तरीका, 4 टांगे निकली है तो सीधे सीधे 4 C4 हो जाएगा, और चारों टांगे सेम होनी चाहिए, वो सेम भी है। ऊपर से इसके बाद अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन डालूँ तो और इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूँ इसके अबाउट, तो Cl यहाँ और ये वाला Cl बोर्ड के पीछे से घूम के यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल
इसे समझने की कोशिश करते हैं मॉडल से। अगर मैं यहाँ से PT CL1 CL3 अगर मैं इसके अबाउट इसे 180 डिग्री घुमा दूँ तो भी मेरा वैसा ही दिखाई देगा। यहाँ से PT CL1 और CL4 मतलब CL1 CL4 के अबाउट अगर इसे रोटेट करूँ फिर से ये मुझे वैसा ही मिल रहा है। मतलब यहाँ से भी एक C2 है, यहाँ से और एक यहाँ से भी C2 है, और अगर इस मॉलिक्यूल में मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन डालूँ और इसके अबाउट मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमा दूँ जो कि ऐसे घूम के बनेगा तो यहाँ से भी C2 है। अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन डाल दूँ और इसके अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करूँ 180 तो यहाँ से भी C2 है। तो यहाँ पे इसमें कितनी C2 हो जाएगी सिंपली, अगर सिंपली बोलें तो यहाँ पर से कितनी C2 प्रेजेंट हो जाएगी इसमें, 4 C2 यहाँ से C2 यहाँ से C2, और वैसे भी CN है C4 है तो या तो C2 होती ही नहीं, 0 C2 होती, अगर होगी तो सीधे कितनी होगी 4 C2, एक भी C2 दिख गई थी इसका मतलब 4 C2 है। C2 सिमेट्री और C4 समझ में आ रहा होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम AB5। AB5 कोई कंपाउंड नहीं, एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड पेंटागन ले लिया हमने। अगर बात करें इनके बीच के एंगल की तो 72 72 72 72 72 होगा तो 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर से AB5 मॉलिक्यूल में इस जगह से अगर हम बात करें और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन डालें और 72 डिग्री रोटेट करें तो B1 B2 की जगह B2 B3 की जगह B3 B4 की जगह और B4 B5 की जगह रोटेट होकर के आ जाएगा और आपको फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक बार फिर से इसे मॉडल से समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझ सकते हैं। ये मेरा A हो गया, B ये बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं बना हुआ, लेकिन अगर मैं इसे 72 डिग्री रोटेट करूं तो ये फिर से वैसा ही कुछ दिखाई देगा जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले दिख रहा था। AB5 फिर AB5 फिर AB5 तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखने लग जाता है। यहाँ से 70 डिग्री क्लॉक घुमाऊँ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो 72 डिग्री पे यहाँ से एक C5 सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, और अगर इसमें C5 सिमेट्री प्रेजेंट है तो इस मॉलिक्यूल में एक C5 तो आपको दिख ही गई। अगर A और B1 से अगर एक इमेजिनरी लाइन पास करी जाए और इसके अबाउट इसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये मॉलिक्यूल है AB5 टाइप का, और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन डाल करके मैं इसे रोटेट करूँ A1 B के बेसिस पर 180 डिग्री तो फिर से आपको वैसा ही बन जाएगा। B2 फिर से वैसे दिख जाएगा, B3 फिर से वैसे दिख जाएगा, फिर से वैसे दिख जाएगा। 180 डिग्री रोटेट करने पर आपको वैसे ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसका मतलब इसमें सीधे सीधे 5 C2 भी होगी। वैसे भी 5 टांगे निकली है, पांचों सेम है, C5 और C2 भी दिख गई, 5 C2। अब बात कर लेते हैं बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर की, या AB6 हेक्सागन है ये हमारा, साइक्लोहेक्सेन टाइप की बात नहीं है। साइक्लोहेक्सेन तो कुछ और स्ट्रक्चर होता है, ये C6 है। सीधे सीधे 6 टांगे निकली है और 6 की 6 टांगे सेम है, BB ही सेम है, सभी सेम है, C6। और सीधे सीधे यहाँ से अगर मैं 180 घुमाऊंगा इसके अबाउट तो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये तो लाइन पे ही घूमते रहेंगे गोले गोले, क्योंकि एटम को तो हम स्फीयर मानते हैं, वो तो यहीं रोटेट करते रहेंगे। ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो एक C6 वैसे भी C6 है, C2 होगी नहीं। अगर यहाँ से 180 पे मतलब यानी कि C2 है तो सीधे कितनी C2 हो जाएगी, 6 C2 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और एक 6 C2s यहाँ पर होगी। तो होप आपको AB6 में भी दिखाई दे गया होगा। एक एग्जांपल और बता देते हैं क्योंकि बाद में कुछ मॉडल समझाने पड़ेंगे हमको। ये है आपका Cis H2O2। नोट्स के लिए अगर समझ में ना आए तो नोट्स के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे, बाकी मैं भेज दूंगा। फिलहाल अभी समझने पे ध्यान दो। Cis H2O2, ये Cis H2O2 मॉलिक्यूल में अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन डालूँ और इसके अबाउट इस मॉलिक्यूल, इस एक्सिस के अबाउट इस मॉलिक्यूल को 180 पे घुमाऊँ तो H1 H2 की जगह H2, H1 की जगह ये वाला O यहाँ और ये वाला O यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर से समझ में ना आए तो मॉडल से अगर इसे देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। मॉडल से इसे समझने की कोशिश करते हैं Cis H2O2 को। तो Cis H2O2 कुछ हमारा इस तरीके से होगा, और ये Cis H2O2 है। और यहाँ पर से जहाँ मैंने पकड़ा है, यहाँ से अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन डालूँ और आपकी नज़रों में क्लॉक ऐसे चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो 180 डिग्री घूमने पर ये फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर, वही तो नहीं मिलेगा, वही तो 360 पे आता है, लेकिन 180 पे भी ये फिर से वैसे ही का वैसे ही स्ट्रक्चर आ जा रहा है मेरा। तो वैसे ही स्ट्रक्चर आ जा रहा है 180 घूमने पर,
तो यहाँ पर से इसमें इस जहाँ से मैंने पकड़ा है यहाँ से कौन सी सिमेट्री है, C2 सिमेट्री है। वैसे भी दो टांगें निकली हुई है, दोनों सेम टाइप का मामला है, तो कौन सी सिमेट्री हो जाती है इस केस में, तो यहाँ पर इसमें एक C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती है। होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ट्रांस H2O2 वाला। याद रखना आज के बाद ये, क्योंकि काम आने वाला है ट्रांस H2O2 वाला मामला। तो ये ट्रांस है। अब ट्रांस के लिए क्या है कि ये बिल्कुल मैंने ऐसे बना लिया, तो यहाँ से अगर मैं इसे पकड़ूँ और इस यहाँ पे से एक लाइन डालूँ, इमेजनरी लाइन, और इसके अबाउट इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करूँ, 180 डिग्री पे रोटेट कर दूँ, तो 180 डिग्री पे घूमने के बाद ये फिर से हमारा वैसा ही आ जा रहा है जैसे थोड़ी देर पहले था। तो 180 डिग्री पे घूमने पर यहाँ से एक इमेजनरी लाइन पास की जा रही है, तो 180 घूमने पे ये यहाँ और ये वाला यहाँ, ये यहाँ और ये वाला यहाँ। दैट मीन्स यहाँ से कौन सी सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, C2 सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। अब यहाँ पर से एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और समझने हैं, जो कि है एक्लिप्स्ड ईथेन और है एक स्टैगर्ड ईथेन। एक्लिप्स का मॉडल अभी बना के दिखाएंगे। CH3 है ये, हमें पता है कि ये CH3 और पीछे ये सर्किल वाला भी कार्बन होता है, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का एक्लिप्स फॉर्म है। और ये CH3 तो सीधा Y है, और पीछे वाले कार्बन पर जो CH3 लगा हुआ है वो उल्टे Y के साथ लगा है CH3, तो ये कहलाता है स्टैगर्ड ईथेन। तो मैं इसको मॉडल से समझ लेंगे तो फिर ज़्यादा क्लियरली हमें समझ में आ पाएगा। तो एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं, छूट है आपको कुछ भी पूछने की। ये हमारा मॉडल एक्लिप्स्ड ईथेन का तैयार हो चुका है। एक्लिप्स्ड ईथेन ऐसे ही होता है, दोनों सीधे वाई हैं, एक वाई आगे एक वाई सीधे पीछे। जो पीछे का जो वाई है वो आपको दिखाई भी ना दे, ऐसा टाइप का एक्लिप्स्ड ईथर होता है। ये एक्लिप्स्ड ईथेन है, ईथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं यहाँ से इसे, क्योंकि बिल्कुल ये जो इसके पीछे CH3 लगे हुए हैं वो आपको सामने से देखने पर ऑब्जर्व भी नहीं होंगे, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये बिल्कुल इसके जस्ट पीछे हैं, तो इसे पीछे को हटा करके मैं इसे BF3 जैसे समझो, जैसे BF3 के मॉडल में होता था। तो BF3 का मॉडल में जब हमने बनाया था BF3, तो आपको पता है कि BF3 का मॉडल अगर सपोज इस तरीके का BF3 का मॉडल है, तो यहाँ से हमारे पास 3 टांगें निकली और तीनों सेम है। ऐसे ही इसके लिए भी 3 टांगें निकली है, तीनों सेम है। तो इसमें कौन सी सिमेट्री थी, C3 सिमेट्री थी सीधे सीधे। अब इसमें C2 कैसे दिखाई देगी। अब अगर मैं इस मॉडल पे ध्यान दूँ तो ये वाला जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं O, ये C, H और H, क्या ये सिस H2O2 जैसा दिखाई दे रहा है। सिस H2O2 का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, और सिस H2O2 में हमको पता है कि अगर मैं इसको यहाँ से 180 औरों को छोड़ दो, ये बिल्कुल देखो कैसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से आपके लिए क्लॉकवाइज इसको घुमा दूँ, तो क्लॉकवाइज घूमने के बाद इस एक्सिस के अबाउट, जो जहाँ से मैंने पकड़ा है उसके अबाउट 180 डिग्री घुमाने के बाद भी वो वैसे का वैसा ही स्ट्रक्चर आ जाएगा। मतलब जैसे सिस H2O2 में था, तो ये भी सिस H2O2, अगर मैं इसके हाथ पाँव निकाल दूँ तो आपको ये बिल्कुल सिस H2O2 जैसा बन जाएगा। तो एक आपको क्या दिखाई दे गया होगा यहाँ पे से, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि सिस H2O2 में क्या होती है, एक C2 होती है, तो ऐसे घुमाने के बाद एक C2 यहाँ दिख जाएगी। और एक्लिप्स्ड ईथेन में ऐसे कितने सिस वाले टर्म हैं, बहुत सारे, तीन बने हुए हैं, 3 सिस H2O2 टाइप के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये देखो दोनों सीधे भाई, एक तो ये वाला सिस H2O2 हो गया, ये वाला सीधे सीधे जो आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये वाला सिस H2O2। फिर ये जो मॉडल मैंने पकड़ा हुआ है यहाँ से सिस H2O2, यहाँ से सिस H2O2 जैसा दिख जाएगा। तो ये 3 सिस H2O2 बनते हैं, और जिसकी वजह से एक भी C2 होती है, तो अभी बताया था सीधे 3 होती है, तो एक तो दिखी गई थी हमको, तो 3 C2 इसमें होती है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी 3 टांगें निकली है, 120 घूमने पे ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, और ये भी 120 क्लॉकवाइज घूमने पे ये वाला H यहाँ, ये वाला H यहाँ, ये वाला H यहाँ। तो C3 तो है ही, क्योंकि 120 घुमाऊंगा तो वैसे का वैसे ही मिल जाएगा। C2 की बात करें तो ये वाले H और ये वाले H को देखो, ये पीछे वाले कार्बन पे लगा हुआ है और ये फ्रंट वाले कार्बन पे। तो सिस स्टैगर्ड वाली एक्लिप्स्ड ईथेन तो ऐसे होती है जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, इस टाइप का स्ट्रक्चर एक्लिप्स्ड वाले का। और स्टैगर्ड की बात करें तो ये बिल्कुल उल्टा होता है, एक सीधा वाई होता है और पीछे वाला उल्टा वाई होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इसको ध्यान दें तो ये जो देख पा रहे हो आप आगे से, ट्रांस H2O2, और ट्रांस H2O2 में अभी दिखाया था कि एक क्या होती है, C2 होती है। तो ट्रांस H2O2 जैसे स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे इसमें, एक तो ये वाला है,
दूसरा आपके पास ये वाला है, और तीसरा आपके पास ये ट्रांस H2O2, 3 बॉन्ड बनते हैं। और वैसे भी एक भी C2 हुई तो सीधे 3 C2 होगी। तो होप आपको इस मॉलिक्यूल में जितने हमने बताए उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्लियर हो पा रही होगी। तो होप आपको इतने मॉडल से हमने इनमें स्ट्रक्चर क्लियर कर लिए। अभी हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे बात करने वाले हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटा करके आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ फिर से, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वो नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैं थोड़ा सा रिवाइज करके फिर सीधे जल्दी जल्दी प्लेन ऑफ सिमेट्री में बता रहा हूँ। आप सिंपल सी ट्रिक समझें, जितने मॉडल हमने सीखे। तो एक तो सीखा H2O, एक और कौन सा एग्जाम्पल ले लिया था हमने, BF3 वाला एग्जाम्पल ले लिया था। फिर क्या पढ़ लिया था हमने, PTCl4 का एग्जाम्पल, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री थी जिसकी। इसी में हम प्लेन ऑफ सिमेट्रीज भी एक्सप्लेन कर लेंगे इन सारे स्ट्रक्चर में। फिर AB5 टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था हमने, AB5, और उसके बाद एक हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, AB6 टाइप का। आप जितनी चीज़ें सीखी हैं उसे बस ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें हमने देखा था कि 2 टांगे निकली है, दोनों सेम टांगे हैं, मतलब ये भी H है ये भी H है, मतलब यहाँ पे F या Cl और कुछ नहीं होना चाहिए। तो दो टांगे निकली है और दोनों सेम है, तो कौन सा सिमेट्री होता है, C2 सिमेट्री। कितनी टांगे निकली है, C3, और एक C2 यहाँ से थी, तो सीधे 3 C2 होंगी। इसमें PTCl4 में 4 टांगे निकली है और चारों टांगे सेम है Cl, तो C4, या तो C2 होगी नहीं, एक भी C2 दिख गई थी हमको तो 4 C2 होती है, C5, 5 C2, C6 एंड 6 C2। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, H2O2 वाला सिस वाला पढ़ा था। यहाँ से डाला था एक इमेजिनरी लाइन, 120 घुमाया था, 180 घुमाया था, वैसा ही मिल गया था। तो इसमें C2 सिमेट्री थी। और ये ट्रांस H2O2 भी समझाया था, जिसमें भी आपके पास क्या प्रेजेंट थी, यहाँ से 180 डिग्री घुमाएंगे तो वैसे का वैसे ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। C2 यहाँ पे भी थी। फिर हमने 2 और स्ट्रक्चर पे बात करी थी, एक्लिप्स्ड ईथेन, दोनों सीधे वाई वाले, और एक बात करी थी स्टैगर्ड ईथेन पे, एक सीधा वाई और एक उल्टा वाई। एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड ईथेन के बारे में बात करी थी। इतने सारे एग्जांपल्स पे आपको बता दिया था। इसमें यहाँ से देखेंगे तो 3 टांगे हैं, तीनों सेम है, C3, और 3 C2 थी, इसमें भी C3 और 3 C2 ट्रांस H2O2 की वजह से, इसमें भी 3 ट्रांस H2O2 की वजह से 3 C2s प्रेजेंट थी। अब बात कर लेते हैं हम अपने सिमेट्री एलिमेंट सेकेंड वाले की, जो कि है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अगर आप किसी मॉलिक्यूल को, और इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। हाँ एक बात और, जो मिनिमम एंगल पे मिलती है 120 डिग्री पे मिल रही थी, 3 का मतलब क्या है, 360 डिवाइडेड बाय वो n क्या था, मिनिमम एंगल, और मिनिमम एंगल 120 आया था इस केस में, तभी 3 आ रहा था। तो ये जो मिनिमम एंगल पे जो मिलती है C3, ये 120 वाला एंगल है, और C2 का मतलब 180 वाला है, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो मिलती है उन्हें कहते हैं सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी याद रख लेंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2 टाइप की है, एक तो प्रिंसिपल जो मिनिमम एंगल पे मिली है, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा थोड़े से बड़े एंगल पे मिली है, 360 वाला नहीं, 360 पे तो सभी हो जाएंगी, एक तो 120 पे मिल रही थी और 180 पे मिल रही थी, तो 120 वाला प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और 180 वाला मिनिमम एंगल था प्रिंसिपल, और 180 वाला जो एंगल पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रही थी वो सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो ऐसे ही जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको सिग्मा V से डिनोट करेंगे, एक होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको सिग्मा H से प्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 टाइप की सिमेट्रीज हैं, सिमेट्री एलिमेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन क्या होता है, प्लेन, सबसे पहली प्लेन की डेफिनेशन ये होती है, जैसे सपोज आपकी कॉपी का पतला सा वो पन्ना जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती है, तो पतला सा शीट आपका क्या है, प्लेन है। इस बोर्ड को मैंने शुरू में बताया था कि अगर मैं इसे बीचों बीच से कट कर दूं तो इसका मतलब ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आपके घर की चेयर होगी जो सिमेट्रिकल हो, उसे बीचों बीच से काट दो, 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगी, ये बॉडी 2 इक्वल पार्ट में काटो, कट जाएगी, इसका मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर 2 इक्वल पार्ट में कट जाती है
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको टच करके जाएगी तो वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई थी उसके माना कि ये एक्सिस है और प्लेन इसके परपेंडिकुलर चल रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे चल रहा है, 90 डिग्री पे कट करके चल रहा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल प्लेन चलेगा तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होगा, परपेंडिकुलर चलेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, परपेंडिकुलर प्लेन होगा तो उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। थियोरेटिकली में अभी समझ रहे हैं, बाकी अभी यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से जब देखेंगे। तो अब एक एक करके फिर से समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। तो ये जैसे हमने बताया था H2O का स्ट्रक्चर ये है। H2O के स्ट्रक्चर में ये जो था, ये तो मॉलिक्यूल तो H2O हो गया, इसमें हमने एक इमेजिनरी लाइन डाली थी ये, और इस लाइन के अबाउट मैं इस मॉलिक्यूल को घुमा रहा था, जो कि ये BF3 नहीं है, ये H2O ही है, ये तो कुछ नहीं है जो मैंने पकड़ा है, वो आपको समझाने के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ से। अब अगर मैं समझो कि ये H है, एक H है और ये एक O ये है जो गोला है। O गोला होता है इसलिए गोला नहीं है, एटम को हम स्फेयर ही मानते हैं। H भी स्फेयर है, H भी स्फेयर है, बहुत भारी सा मॉडल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे गोला लगा हुआ है एक H, यहाँ पे भी एक गोला लगा है एक H। तो अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास हो रही है और अगर मैं इसको यहाँ से इस H2O को ऐसे कट कर दूँ तो ये दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा। ये जो प्लेन है ऐसे समझो ये मिरर है, तो इस H1 का रिफ्लेक्शन H2 की जगह, H2 का रिफ्लेक्शन H1 की जगह दिखाई देगा। ये कुछ नहीं है, ये तो इमेजिनरी लाइन है। इसके अबाउट मैंने यहाँ से इसके काटा, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है जिसको आप C2 सिमेट्री कह रहे हो, ये जो मैंने पकड़ी है वो C2 सिमेट्री जो आप कह रहे हो, ये मैं और लंबा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से जो जा रही है पास होती हुई, ये क्या है आपकी C2 सिमेट्री है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये मॉडल मॉलिक्यूल कौन है मेरा, सिर्फ H2O। ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये जो प्लेन है वो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के क्या कर रहा है, पैरेलल चल रहा है या उसको टच करते हुए जा रहा है। टच करते हुए जाएगा तो वर्टिकल प्लेन, टच करते हुए जाएगा तो वर्टिकल प्लेन, परपेंडिकुलर जाएगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक प्लेन तो इसमें ये दिखाई दे गया। अब H2O का जो मॉलिक्यूल है आपके पास, H2O का मॉलिक्यूल ये कुछ नहीं है, ये लाइन कुछ नहीं है, H2O का जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन पर है। तो ये गोला है, ये गोला है और ये भी गोला है। अगर मैं एक प्लेन ऐसे काटूँ तो ये गोला हेमिस्फीयर में कट जाएगा, ये गोला भी, ये एटम भी हेमिस्फीयर में कट जाएगा और ये एटम भी हेमिस्फीयर में कट जाएगा, और ये इसको क्या करता चला जाएगा, काटता हुआ चला जाएगा हेमिस्फीयर में। तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो प्लेनर मॉलिक्यूल जितने होते हैं उसमें ये वाला प्लेन होता ही है, लेकिन ये जो एक्सिस है वो तो यहीं पे है, और ये जो प्लेन है वो उसको क्या चल रहा है, पैरेलल या उसके टच करते हुए चल रहा है। देखो तो टच करते हुए जा रहा है एक्सिस को, तो टच करके जाएगा तो वर्टिकल प्लेन। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, पर ये अभी इसको टच करके जा रहा है। जब प्लेन एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसको टच करते हुए प्लेन जाएगा तो वर्टिकल प्लेन कहलाता है। तो पहली बात तो इसमें क्या है, इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ से तो थी C2, एक प्लेन मैंने ऐसे काटा, ये O कटा, इसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो एक प्लेन तो ये है वर्टिकल प्लेन जो एक्सिस को टच कर रहा है। दूसरा प्लेन है ये, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेन पर ही है, बोर्ड पर है, ऐसे काटूंगा तो हेमिस्फीयर में कटता हुआ चला जा रहा है, और वो भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, उस एक्सिस के क्या कर रहा है, ये H2O ऐसा ही तो है, और ये इसको क्या करते हुए जा रहा है, इसको, ये जो एक्सिस है उसको टच करते हुए जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसमें क्या है, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं है, टच करते हुए जा रहा है तो वर्टिकल प्लेन है। तो C2 है, तो इसमें कितने सिग्मा वी हो गए, 2 सिग्मा वी है। तो अब यहाँ पे से प्लेन के लिए भी एक ट्रिक समझ लो, जब मैंने पढ़ाया था शुरू में, तो CN सिमेट्री है तो या तो उसमें C2 होगी ही नहीं, अगर हुई तो सीधे NC2 होगी। ऐसी प्लेन के लिए भी है, CN है तो या तो C2 होगी ही नहीं, अगर हुई तो सीधे या तो सिग्मा वी होंगे ही नहीं, अगर वर्टिकल प्लेन हुए सिग्मा वी तो सीधे N सिग्मा वी हुए। और ये दोनों तभी काम करता है जब मॉलिक्यूल प्लेनर हो, नॉन प्लेनर के लिए भी करता है लेकिन गारंटी नहीं है, प्लेनर के लिए तो करता ही करता है। फिलहाल ये मॉलिक्यूल में एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये वाला है जो उसको टच करते जा रहा है और एक्सिस के भी टच करते जा रहा है, तो टच करके जाएगा तो वर्टिकल प्लेन, या पैरेलल चलेगा तो वर्टिकल प्लेन। इस वाले केस में देखें तो इसमें B और F1 से अगर मैं एक प्लेन डालूं, अगर माना ये BF3 मॉलिक्यूल है, ये जो दिखाई दे रहा होगा आपको BF3, इस BF3 मॉलिक्यूल में अगर मैं यहाँ से एक प्लेन डालूं, ऐसे कट कर दूं, तो B और F1 कट जाएंगे हेमिस्फीयर में,
और F2 F3 को और F3 F2 को रिफ्लेक्ट करेगा। वैसे भी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री BF3 में कहाँ से होती है? BF3 में जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है C3 सिमेट्री, वो कहाँ से होती है? यहाँ से होती है C3 सिमेट्री। यहीं के अबाउट ही तो घुमा रहे थे हम इसको, ऐसे 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 करके। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये जो B और F1 को कट करता गया, तो वो इस प्लेन को, या सॉरी इस एक्सिस को क्या करते जा रहा है? टच करते जा रहा है। और टच करके जाएगा तो क्या होगा? वर्टिकल प्लेन। तो एक BF1, एक BF2 और एक BF3, यहीं से देख लो, ऐसे ऐसे और ऐसे 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक तो ये प्लेन कट करेगा B और F1 को, BF2 को और एक BF3 को, और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ से थी C3 सिमेट्री। तो वो जो प्लेन है वो क्या कर रहा है? एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्या करते हुए जा रहा है? टच करते हुए जा रहा है। और टच करने पे जाएगा तो वर्टिकल प्लेन है। इसका मतलब इसमें कितने वर्टिकल प्लेन है? 3 सिग्मा वी है। इस मॉलिक्यूल को अगर हम ध्यान दें तो ये मॉलिक्यूल में ये बी एटम, मतलब स्फेयर 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 स्फेयर, अगर मैं इसे ऐसे काटूं तो सारे के सारे स्फेयर हेमिस्फेयर में कट जाएंगे। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी जो यहाँ से थी, वो इसको क्या करके जाएगी? परपेंडिकुलर जा रही है। देखो ऐसा यहाँ नहीं था, ये एक्सिस ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, तो टच करके जा रहा था, तो दोनों ही वर्टिकल थे। लेकिन इस केस में ये ऐसा है, और जो प्लेन जा रहा है वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और जो कि कितना है? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब C4 है, 4C2 है। अगर इस मॉलिक्यूल को देखूं, अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो क्या है? 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। PT हेमिस्फेयर, ये गोला एटम जो है वो स्फेयर जो था वो हेमिस्फेयर में कट जाएगा। एक प्लेन यहाँ से, एक प्लेन यहाँ से, एक प्लेन यहाँ से, एक प्लेन यहाँ से, और ये सारे प्लेन जो हैं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करते हुए जा रहे हैं? पैरेलली टच करते हुए जा रहे हैं। टच करके जाएंगे तो वर्टिकल प्लेन कहते हैं। और कितने सिग्मा वर्टिकल प्लेन होंगे? 4 सिग्मा वी। C4 है, 4C2 है, सिग्मा वी या तो होंगे नहीं, होंगे तो सीधे कितने होंगे? 4 सिग्मा वी होंगे। तो एक 4 सिग्मा वी हो गए। और ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लेन जा रहा है जो इन गोलों को हेमिस्फेयर में कटता, गोले मतलब एटम्स के स्फेयर को हेमिस्फेयर में कट करता चला जाएगा, और जो कि इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन भी होगा। और वैसे भी C5 है, 5C2 है। C5 है तो या तो C5 है तो सिग्मा भी या तो होंगे नहीं, एक भी दिख जाए तो सीधे कितने होंगे? 5 सिग्मा भी होंगे। तो यहाँ पे से अगर A और B1 को कट करूँ तो B2 B3 को, B4 B5 को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से प्लेन डालने पर ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो सीधी सीधी एक प्लेन दिख गया तो सीधे कितने होंगे? 5 सिग्मा भी। और एक ये वाला मॉलिक्यूल प्लेनर है तो एक सिग्मा एच भी होगा। इसमें बात करें तो C6 तो था ही इसमें, इस मॉलिक्यूल में C6 थी, 6C2 थी, 6 सिग्मा वी भी होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री C6 जो थी वो यहाँ से थी, यहीं से तो 60-60 घुमा रहे थे। और अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूँ, एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, 1 2 3 प्लेन, चौथा प्लेन, पांचवा प्लेन और छठवां प्लेन यहाँ से। तो और वो जो है इसके क्या है? पैरेलल चल रहे हैं प्लेन। तो पैरेलल चलेंगे तो एक पैरेलल चल रहे थे तो 6 सिग्मा भी, और एक प्लेन जो ये वाला जाएगा सबको कट करता हुआ, वो क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। इस केस में C2 है। C2 कहाँ से थी? यहाँ से। इसके इस एक्सिस के अबाउट आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे थे, यहाँ से काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, और वो एक्सिस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ऐसे काटेंगे तो वो भी एक्सिस को टच ही कर रहा है। तो C2 है, इसमें 2 सिग्मा भी है। अगर इसकी बात करें तो C2 है, अगर ऐसे काटोगे तो काट नहीं पाओगे इक्वल पार्ट में, लेकिन एक प्लेन ये वाला है, लेकिन इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर चल रहा है। परपेंडिकुलर चल रहा है तो एक सिग्मा एच इसमें प्रेजेंट है। अगर इसकी बात करें तो अगर मैं यहाँ पे से देखूँ, ये C1 और ये पीछे वाला सर्किल C2 H1 H2, तो C1 H1 C2 H2 सब कट जाएंगे प्लेन से, प्लेन से कट जाएंगे सब के सब, एटम हेमिस्फीयर में कट जाएंगे। H2 H3 को, और ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये जो H1 H2 हो गए, H3 H4 को, H5 H6 को रिफ्लेक्ट करेगा। एक प्लेन यहाँ से है, एक प्लेन यहाँ से है, एक प्लेन यहाँ से है, और सारे ही प्लेन किसको रिफ्लेक्ट और टच करते हुए जा रहे हैं? C3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को टच करते हुए जा रहे हैं, जैसा कि BF3 में हो रहा था। तो इसमें C3 है, 3C2 है, 3 सिग्मा वी भी है। और अगर मैं इस एक्लिप्स ईथेन के स्ट्रक्चर को फिर से आपको डिफाइन करूं तो एक्लिप्स्ड ईथेन का स्ट्रक्चर जो होता है 2 सीधे वाई वाला होता है। अभी दिखाते हैं उसके मॉडल को फिर से।
फिर क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। बस एंड पे ही है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो ये हमने फिर से मॉडल से आपका एक्लिप्स ईथेन बना दिया। यहाँ से C3 थी वो सब बता चुके हैं पहले ही। अभी यहाँ पे प्लेन देख रहे हैं, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, जो इसको 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 और इसको कट करता हुआ जा रहा है। तो 3 सिग्मा V हो गए। अगर मैं इसको यहाँ से, ये जो डंडा दिख रहा है बीचों बीच से, अगर मैं इसे यहाँ से कट कर लूँ तो ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला इसको, ये वाला कार्बन इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें बीचों बीच से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ से कट कर देंगे तो 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें बीचों बीच से प्रेजेंट है। तो इसमें प्रेजेंट है। और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ से थी, ये वाली जो है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके कैसा चल रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन चल रहा है। दैट मीन्स इसमें सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, इसमें सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। इसकी बात करें तो ऐसे काटो, ये कट जाएंगे सब, और ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। फिर ऐसे काटो, ये ऐसे कट जाएगा, ये तो सब कट गए। तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा। और ऐसे ही यहाँ से और यहाँ से 3 सिग्मा वी हैं इसमें, और एक सिग्मा एच की बात अगर हम करें तो सिग्मा एच की बात करें तो इसमें, हाँ, इस वाले के केस में बात करें तो ये तो स्टैगर्ड हो गया। तो अगर मैं इसे स्टैगर्ड हो गया, एक सीधा वाई एक उल्टा वाई, अगर मैं अब यहाँ से बीच से प्लेन डालूंगा तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। तो इसमें सिग्मा एच नहीं है। जो प्रिंसिपल एक्सिस थी उसके परपेंडिकुलर प्लेन डालूंगा तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए सामने कोई नहीं है, इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए पीछे कोई नहीं है, इनको रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, इनको रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। मतलब इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है। तो होप आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट रह गया एक इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरा, और एक है इन्वर्जन सेंटर। तो इन्वर्जन सेंटर को मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, फिर बात करेंगे उस पर। इन्वर्जन सेंटर को सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। इन्वर्जन सेंटर एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जो 100% रिफ्लेक्शन दिखाता है। किसी बॉडी में, किसी मॉलिक्यूल में 100% रिफ्लेक्शन शो करता हो, वो इन्वर्जन सेंटर कहलाता है। ये कैसे होगा इन्वर्जन सेंटर? जैसे PtCl4 के स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। PtCl4 में अगर मैं एक गोला, एक एटम या एक कांच की बॉल ऐसे रख दूं, जो कि Pt की जगह पे रखी है, तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ। तो ये एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जो 100% रिफ्लेक्शन शो करता है या कर सकता है। तो इसको कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, इन्वर्जन सेंटर इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है। और अगर मैं ट्रांस H2O2 की बात करूँ तो यहाँ पर अगर एक मैं इमेजिनरी गोला रख दूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कोई एटम ही होना चाहिए। जैसे PtCl4 में Pt है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। इमेजिनरी पॉइंट सोचना है जो 100% रिफ्लेक्शन दिखा दे। अगर मैं कांच की बॉल रख दूँ तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो यहाँ पर भी इसमें क्या प्रेजेंट है, एक इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। क्योंकि ट्रांस H2O2 में एक इन्वर्जन सेंटर होता है। तो अगर मैं स्टैगर्ड वाले की बात करूँ, स्टैगर्ड इथेन की बात करूँ, जिसमें एक सीधा वाई होता है और पीछे उल्टा वाई होता है, तो यहाँ पर अगर मैं एक गोला रख दूँ तो इस वाले का रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई देगा, इस वाले का रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, और इस वाले का रिफ्लेक्शन मुझे बिल्कुल जस्ट इसके पीछे यहाँ दिखाई देने वाला है। तो जैसे ट्रांस H2O2 में एक इन्वर्जन सेंटर होता है, सिमिलरली इस स्टैगर्ड इथेन में भी एक इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट रहता है। तो होप आपको ये क्लियरली समझ में आ पा रहा होगा। कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इन्वर्जन सेंटर हो गया। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बता रहा हूँ, उससे पहले मैं बता रहा हूँ लास्ट आइडेंटिटी सिमेट्री को। आइडेंटिटी सिमेट्री हर मॉलिक्यूल में होती है। आइडेंटिटी का मतलब है C1 सिमेट्री, 360 डिवाइडेड बाय मिनिमम एंगल, और वो मिनिमम एंगल 360 हो। किसी भी बॉडी को आप 360 पे रोटेट करो, किसी भी बॉडी को 360, 360, 360, 360, इस बॉडी को 360 पे घुमाओगे तो फिर से ये वहीं पहुंच जाएगा। तो किसी भी बॉडी को 360 पे घुमाओगे, अमीबा को घुमाओगे, अमीबा वैसे तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन 360 पे घुमाने पे वो भी वहीं पहुंच जाएगा। तो हर मॉलिक्यूल में, एवरी मॉलिक्यूल, एवरी बॉडी हैज़ एन आइडेंटिटी सिमेट्री। सभी के पास एक आइडेंटिटी सिमेट्री होती है। किसी बॉडी को 360 पे घुमा दो, वो आपको वैसे का वैसा ही स्ट्रक्चर देगा। लास्ट रह गया आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसे बता करके मैं क्लियर कर दूंगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो अपने समझने के लिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
शॉर्ट समरी में मैंने आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स को फिर से रिवाइज करवा दिया एक्सिस के साथ, प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ। नेक्स्ट फिर है आपके पास जो तीसरा वाला पार्ट था वो था इन्वर्जन्स, सॉरी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को SN से डिनोट करते हैं। एक्चुअली ये दो सिमेट्री एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्लस उसका परपेंडिकुलर प्लेन डाल दो। तो इसे मैं एक मॉडल से समझाने की कोशिश करता हूँ, तब शायद क्लियरली समझ पाओगे। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटे से बात करके ख़त्म कर देंगे बहुत वीडियो को। ये तो क्यूब बना दिया हमने, ये हमारे कमरे के जैसा है। तो ये कमरे का सेंटर है, सपोज अपने रूम को इमेजिन कर लेना। तो यहाँ पर एक H यहाँ पे लगा हुआ है, एक H यहाँ पे लगा हुआ है, एक H आपका यहाँ पे लगा हुआ है और एक H आपका यहाँ लगा हुआ है। मतलब इस वाले कॉर्नर, जो कमरे का एक कॉर्नर है उसके नीचे कुछ नहीं है, दो कोने हैं, फिर दूसरे दो अलग वाले कोने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर से मैंने इस पर C4 डाला। C4 सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, C4 मतलब 90 डिग्री घुमा दिया, वो भी क्लॉकवाइज। तो ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, H1 H2 H3 H4। तो अगर मैं मॉलिक्यूल को ऊपर से देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर यहाँ हूँ, यहाँ मैं मॉलिक्यूल को देख रहा हूँ, तो क्लॉक ऐसे चलती है हमारे लिए। तो H2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। H1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। और H3 कहाँ चला जाएगा, क्लॉक घूम करके यहाँ पे। और H4 क्लॉकवाइज घूम के यहाँ आ जाएगा और बीच में सेंटर है। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा। मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो मुझे इससे ये बनेगा। तो जो वैसा ही तो नहीं बना, क्योंकि वैसे ही के लिए तो ये यहाँ पे आने चाहिए थे, यहाँ पे तो कोई है नहीं। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल पर यहाँ से प्लेन डाल दूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दूँ, तो प्लेन क्या बताया था मैंने, मिरर होता है एक किस्म से। और मिरर का क्या दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है। तो रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो जब मैं यहाँ पे से प्लेन डालूंगा, पूरा प्लेन डाल दूंगा कमरे के बीच में से, तो H1 का रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ दिखाई देगा, मतलब H1 यहाँ रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा, H2 रिफ्लेक्ट होता हुआ यहाँ दिखाई देगा, H3 मुझे रिफ्लेक्ट होता हुआ यहाँ दिखाई देगा, H4 रिफ्लेक्ट होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देने वाला। बीच में क्या है हमारा, कार्बन है, सेंटर CH4, मीथेन मॉलिक्यूल था ये। अब अगर मैं इसे और इसे देखूं, क्या ये वैसा ही दिख रहा है, वैसा ही है जैसे पहले था, लेकिन वही नहीं है। वही में तो H3 की जगह आता, लेकिन H3 की जगह कौन पहुंच गया, H1। H4 की जगह कौन पहुंच गया, H2 की जगह कौन पहुंच गया, H3। H1 की जगह H4। वही तो नहीं है, लेकिन वैसा ही है। और ये कब मिला, जब मैंने C4 सिमेट्री डाली प्लस क्या डाला उस पर, परपेंडिकुलर प्लेन। तो C4 प्लस परपेंडिकुलर प्लेन हमारा इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, और उसके बाद वैसा ही स्ट्रक्चर दिख जाए, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। SN से डिनोट करते हैं, क्योंकि 4 डाला था तो C4 प्लस परपेंडिकुलर प्लेन S4। C3 होता प्लस परपेंडिकुलर प्लेन पे वैसे ही मिलता, तो S3 S5 S6 ऐसे कुछ भी हो सकता है। होप आपको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स थे, मॉडल के बेसिस पर आप घर पे भी ट्राई करके आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी दिखाई ना दे रहे हो तो घर पे एक बार मॉडल बना करके, बहुत सिंपल सस्ते मॉडल में, घर वाले मॉडल में, आप होममेड मॉडल में ट्राई कर सकते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। किसी भी डाउट के लिए कॉल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें।